हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का 36वां वीडियो है। इस वीडियो का रूब्रिक डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स, चेयर वर स्टैंडिंग इन मिडल ऑफ बेड व्हेन हाफ अस्लीप डॉक्टर हर्बर्ट रॉबर्ट्स की बुक सेंसेशंस एज इफ में दिया गया है और इसमें सिर्फ थूजा ऑक्सीडेंटालिस दवाई दी गई है। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, हैलुसिनेशंस, इल्यूजन्स, इन चारों टर्म्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने हायोसैमस के वीडियो डिल्यूजन्स, चेजिंग एंड ड्राइविंग पिकॉक्स में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। चेयर, इस शब्द का मतलब है कुर्सी जिस पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, यानी चेयर में एक ही पर्सन के लिए सीट मौजूद होती है और बैक के लिए सपोर्ट भी होता है। कुर्सी शब्द सीट ऑफ अथॉरिटी और पावर का सिंबल माना जाता है, क्योंकि उस चेयर पर बैठने वाला व्यक्ति किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस या कंट्री से जुड़ी मीटिंग्स में डिसीजंस लेकर लोगों को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए जब हम प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी जैसा टर्म यूज करते हैं, तब उसका यही मतलब होता है कि पीएम की चेयर पर बैठने वाले इंसान के पास देश को कंट्रोल करने का पावर मौजूद है। इसी तरह कोई भी इंसान एक कुर्सी पर केवल स्पेसिफिक समय के लिए ही बैठ सकता है और टर्म के पूरा हो जाने पर उस व्यक्ति को कुर्सी छोड़ना पड़ता है। ऐसे में जो पावर्स उस इंसान को कुर्सी पर बैठे रहने के कारण मिल रहे थे, अब चेयर छोड़ने पर वो अथॉरिटी उसके पास नहीं बल्कि उस कुर्सी पर बैठने वाले अगले व्यक्ति को मिल जाती है। स्टैंड या स्टैंडिंग। स्टैंडिंग के चार मतलब हैं। पहला, बिल्कुल सीधे यानी इरेक्ट पोजीशन में खड़े रहना, जिससे आपकी बॉडी का सारा वेट आपके पैरों पर आ जाए। दूसरा, सोसाइटी में आपका स्टेटस या रेप्यूटेशन। तीसरा, किसी अप्रिय व्यक्ति को बर्दाश्त या सहन करना। और चौथा, किसी सिचुएशन के बारे में अपना एक फिक्स्ड ओपिनियन बनाकर उस सोच पर डर, दर्द या ऑपोजिशन के बावजूद अड़े रहना। ऐसे में व्यक्ति अपने फैसले के कारण फायदा या नुकसान दोनों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। मिडिल, इस शब्द का मतलब है बीच या मध्य, जहां एक व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन राइट, लेफ्ट, अप या डाउन की बजाय सेंटर में यानी इक्विडिस्टेंट होती है। इसी तरह किसी सीरीज की शुरुआत और अंत के बीच मौजूद टाइम, स्पेस या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए भी मिडल शब्द यूज किया जाता है। बेड, इस शब्द का मतलब है बिस्तर, जिस पर इंसान आराम करता है और सोता है। इस जगह पर व्यक्ति को लेटते और सोते समय मैक्सिमम कंफर्ट महसूस होता है, इसलिए किसी भी वजह से थक जाने पर इंसान इसी बेड पर रिलैक्स करना चाहता है। व्हेन, इस शब्द का मतलब है एक स्पेसिफिक समय पर होने वाला इवेंट। हाफ अस्लीप, इस टर्म के दो मतलब हैं। पहला, एक ऐसी स्टेट जिसमें व्यक्ति आधा जागा हुआ है और आधा सोया हुआ है, यानी इंसान पूरी तरह कॉन्शियस और अवेयर नहीं है। जब हम नींद से जागते हैं तब पहले 10 से लेकर 15 मिनटों तक हम हाफ अस्लीप स्टेट में होते हैं, यानी पार्शियली अवेक और पार्टली अस्लीप। इसी तरह थक जाने पर नींद आने से कुछ समय पहले भी हम आधे जागे और आधे सोए हुए होते हैं। थकावट महसूस होने पर इंसान की एनर्जी लेवल्स बहुत लो हो जाती है और ऐसे में जब उसे नींद आती है तब यह हाफ अस्लीप वाली स्टेट होती है। दूसरा, एक ऐसी स्टेट जिसमें इंसान को किसी बात के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, यानी वो किसी इशू के बारे में कुछ बातें जानता है और कुछ बातों के बारे में बिल्कुल अनअवेयर या इग्नोरेंट है। तो इस रूब्रिक डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, हैलुसिनेशंस, इल्यूजन्स, चेयर वर स्टैंडिंग इन मिडल ऑफ बेड व्हेन हाफ अस्लीप को लिटरली समझें तो थूजा पेशेंट को थक जाने पर यह गलतफहमी होती है कि उसके बेड के बीच में एक कुर्सी मौजूद है।
लेकिन इस रूब्रिक को मेटाफोरिकली समझें तो टायर्ड स्टेट में थूजा पेशेंट को ये लगता है कि कोई व्यक्ति जिसके पास पावर है वो पेशेंट के आराम में अड़चने डाल रहा है, या फिर पेशेंट को खुद के बारे में ये गलतफहमी होती है कि वो अपने पास मौजूद पावर के बेसिस पर दूसरों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है। एग्जाम्पल 1। 25 साल का मेल पेशेंट आया और बोला, डॉक्टर मुझे हाथों में खुजली की तकलीफ है। पेशेंट के हैंड्स पर एक्जिमेटस इरप्शंस थे। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं हर दिन 4 से 5 बार अपने हाथ धोते रहता हूँ। मेरे हाथ थोड़े भी गंदे हुए तो बस मुझे उन्हें वॉश करने की अर्ज महसूस होती है। एक दिन जब मेरे माथे पर पसीना आया और मैंने उसे अपने हाथों से पोंछ दिया, तब भी मुझे यही लगा कि हाथ धोने चाहिए। हाथ पर पसीना आने से खुजली होती है और इसलिए मुझे स्वेट से चिढ़ है। हाथों को सूखा रखने पर पसीना कम होता है और इसलिए खुजली भी कम होती है। जब मैं अपने हाथों को खुजाता हूँ तब कभी पानी जैसा तो कभी खून निकलता है तो कभी कोई डिस्चार्ज नहीं निकलता, लेकिन फिर भी मैं तुरंत जाकर अपने हाथ धोता हूँ। अब तो ऐसा हाल है कि मुझे बिना वजह भी अपने हाथ धोने की आदत हो गई है। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर घर में मेरे डैड का हुक्म चलता है। इस बात से मैं बहुत परेशान हूँ। अब कल रात की ही बात है। मैं एक पार्टी में गया था और इसलिए मुझे घर आने में देर हो गई। रात के 12 बज रहे थे और मैं बहुत थक गया था। बेल बजाने पर दरवाज़ा डैड ने खोला और मेरे सामने खड़े होकर कहने लगे कि इतनी देर तक कहाँ था, क्या कर रहा था, किसके साथ था। एक तो मैं आधा नींद में था और उस वक्त मेरे डैड जो सवाल जवाब कर रहे थे उससे मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे आज रात सोने नहीं देने वाले हैं, क्योंकि जब तक वो मेरे सामने से जाते नहीं तब तक मैं सोने नहीं जा सकता। मानो जैसे वो मेरे और मेरे बिस्तर के बीच खड़े हैं। फाइनली मेरे नींद के झोंकों को देखकर डैड ने मुझे अपने कमरे में जाने को कहा और मैं अपने बेड पर जाकर सो गया। अक्सर जब भी मुझे घर आने में देर हो जाती है तब मेरे डैड यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बात सुबह भी हो सकती है, लेकिन उन्हें बस अपना पावर दिखाना है कि घर में सिर्फ उनकी ही चलती है। अगर घर में किसी भी बात को डिस्कस करना हो तो मेरे डैड का मौजूद होना ज़रूरी है, वरना उनकी मर्जी बिना बैठक में लिए गए फैसले की कोई वैल्यू नहीं है। यही मेरा प्रॉब्लम है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे डैड के पास सिर्फ एक ही काम है और वो है मेरी खुशियों के बीच आकर रोड़े अटकाना। जिस चीज़ से मुझे आराम या सुकून मिलता है उस चीज़ से मुझे रोकना ही उनका पिता होने के नाते एकमात्र काम रह गया है। फिर पेशेंट बोला, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उससे भी मेरे डैड को प्रॉब्लम है। मैं अपने जॉब में खुश हूँ और उसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे डैड, अब क्या बोलूँ, कहते हैं नहीं, ये जॉब छोड़ दो और मेरी तरह सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लो। बस वो यही बात हर बार बोलते रहते हैं, जिसे सुनकर मैं थक गया हूँ। मेरे बड़े भाई के जॉब का फैसला भी मेरे डैड ने किया था, इसलिए अब उनका यही माइंडसेट है कि वो मेरे लाइफ में भी इंटरफेयर कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मेरे डैड हैं। मेरे पिता ये बात भूल जाते हैं कि कोई भी इंसान किसी भी पोस्ट पर हमेशा नहीं रहता है। मेरे डैड से पहले दादी माँ घर की इंचार्ज थीं और उनकी डेथ के बाद अब पिता ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसी तरह जिस दिन वो अपने गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होंगे उस दिन मेरे बड़े भाई फैमिली के लिए कमाने वाले मेंबर होने के कारण सारे डिसीजंस लेंगे। फिर पेशेंट बोला, मैंने अपनी तकलीफ के लिए कोई दवाई नहीं लिया हूं क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे डॉक्टर्स से बहुत डर लगता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं वीडियो कॉलिंग या ऑनलाइन कंसल्टेशन से भी डरता हूं क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। ये तो आप होम्योपैथ हैं, इसलिए मैं आने के लिए तैयार हो गया। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि मुझसे दवाइयां बर्दाश्त नहीं होती। कोई भी दवा लेता हूं तो मेरे बॉडी में कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। यहाँ तक कि कोई क्रीम या ऑइंटमेंट लगाने पर भी मेरी स्किन रेड और इची हो जाती है। इसलिए डॉक्टर, मेरी दवा सिलेक्ट करते समय आप ये बात ज़रूर ध्यान रखना। आपको मेरे जैसे पेशेंट को बहुत सोच समझकर और स्किलफुली मैनेज करना होगा, तभी आप मेरे लिए सही दवा सिलेक्ट कर पाओगे, वरना मेरी स्किन की प्रॉब्लम वर्स हो जाएगी।
इसीलिए कभी ज़रूरत पड़े तो मैं स्किन पर सिर्फ वैसलीन लगाता हूँ, क्योंकि वो एक ही क्रीम है जो मेरी त्वचा को सूट करती है। फाइनली पेशेंट बोला, डॉक्टर आप इस एरिया में नए आए हैं क्या? जब डॉक्टर ने कहा कि वो इस एरिया में 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब पेशेंट बोला, मैं यहाँ 7 सालों से रहता हूँ, लेकिन मैंने आपको आज ही पहली बार देखा है, इसलिए मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं जानता। तो इस केस में पेशेंट को अपने हाथ बिना कारण भी धोने की स्ट्रॉन्ग अर्ज महसूस होती है, और इसलिए एक्जिमा में से डिस्चार्ज निकले या ना निकले, पेशेंट अपने हाथ कई बार धोते रहता है। इसलिए ये रूब्रिक है, बेदिंग, वॉशिंग, डिजायर फॉर, ऑलवेज हर हैंड्स। पसीना आने पर पेशेंट को इचिंग ज्यादा होती है, और इसलिए स्वेटिंग के समय पेशेंट चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए ये रूब्रिक है, इरिटेबिलिटी ड्यूरिंग पर्स्पिरेशन। पेशेंट के अनुसार उसके डैड घर के बॉस हैं और उनका हर मीटिंग में मौजूद होना जरूरी है, क्योंकि उनकी सहमति के बिना कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। यानी मेटाफोरिकली पेशेंट के डैड घर की हर मीटिंग के चेयरपर्सन हैं। इसलिए पेशेंट को यह लगता है कि उसके पिता अपने इस रुतबे को इस्तेमाल करते हुए पेशेंट की लाइफ में अननेसेसरीली इंटरफेयर करते रहते हैं। पेशेंट अपने मनपसंद जॉब को कंटिन्यू करना चाहता है, मतलब मेटाफोरिकली वो जॉब पेशेंट के लिए बेड की तरह है, क्योंकि उससे मिलने वाले कंफर्ट को पेशेंट छोड़ना नहीं चाहता। इसी तरह जब पेशेंट थके हुए हाल में होता है और आराम करना चाहता है, तब उसे अपने डैड का ये अथॉरिटेटिव बिहेवियर ज़्यादा फील होता है और पेशेंट को ये सब झेलना पड़ रहा है। इसलिए ये रूब्रिक है, डिल्यूजन्स चेयर वर स्टैंडिंग इन मिडल ऑफ बेड व्हेन हाफ अस्लीप। पेशेंट डॉक्टर्स से इतना डरता है कि वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कंसल्टेशंस को अवॉइड करता है। इसलिए ये रूब्रिक है, फियर फिजिशियन विल नॉट सी हिम, ही सीम्स टू टेरिफाई हर। पेशेंट ने बताया कि उसे हर दवा या लोकल एप्लीकेशन से रिएक्शन हो जाता है। अब मेडिकली पेशेंट्स कुछ स्पेसिफिक एलर्जेंस के प्रति सेंसिटिव हो सकते हैं, लेकिन पेशेंट का ये कहना कि वो कोई भी मेडिसिन टॉलरेट नहीं कर सकता, उसकी गलतफहमी दर्शाता है कि उसका शरीर स्ट्रांग नहीं बल्कि वीक है, और इसलिए उसे हर मेडिसिन को लेते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वरना शारीरिक नुकसान होना तय है। ये रूब्रिक फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पेशेंट को ये लग रहा है कि उसकी बॉडी में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को टॉलरेट कर पाने की शक्ति नहीं है। पेशेंट के अनुसार कोई भी चीज़ उसे नुकसान पहुंचा सकती है। इसी कारण पेशेंट डॉक्टर को भी अपने केस के प्रति ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए कहता है और खुद को एक ऐसा व्यक्ति बताता है जिसे स्किलफुली मैनेज करने की ज़रूरत है, वरना पेशेंट की स्किन कंडीशन एग्रवेट हो जाएगी। इसलिए ये रूब्रिक है, डिल्यूजन्स बॉडी इज डेलिकेट। जिस एरिया में डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पेशेंट 7 साल से रहने के बावजूद आज डॉक्टर से मिल रहा है, और इस लॉजिक के अनुसार पेशेंट के लिए डॉक्टर एक अजनबी है। इसलिए यह रूब्रिक है, डिल्यूजन्स थिंक्स ही सीज स्ट्रेंजर्स। एग्जाम्पल 2। 50 साल का मेल पेशेंट आया और कैबिन में आसपास देखने लगा। फिर वो डॉक्टर के एकदम करीब आकर आहिस्ते से बोला, डॉक्टर मुझे जुलाब की तकलीफ है। जब डॉक्टर ने ये बात सुनकर कैबिन का डोर बंद कर दिया, तब पेशेंट आहिस्ते से फिर बोला, डॉक्टर आपने दरवाज़ा बंद किया ना, अब मैं आपको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता हूँ। फिर पेशेंट नॉर्मल वॉइस में बोलने लगा, डॉक्टर मेरा पेट ठीक से साफ नहीं होता है, कभी पेट दर्द के कारण एकदम पतले संडास होते हैं तो कभी कब्ज हो जाता है। पेशेंट के केस पेपर से पता चला कि उसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। फिर पेशेंट बोलने लगा, डॉक्टर इस तकलीफ के कारण मेरा वजन भी मुझे काफ़ी कम लगने लगा है। पेशेंट के 1 साल पुराने केस पेपर्स में उसका वजन 65 किलोग्राम्स था और आज पेशेंट का बॉडी वेट 67 किलोग्राम्स है। ये जानने के बावजूद पेशेंट बोला कि डॉक्टर माना कि मेरा आज का वजन पहले से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वजन और काम करने की शक्ति पहले से कम है। लेकिन डॉक्टर ये बात आप किसी को बताना मत।
फिर से पेशेंट आहिस्ते से बोला, इतना ही नहीं डॉक्टर, मुझसे जुड़ी हुई कोई भी बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। मेरी सारी बातें सिर्फ आपके और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। बल्कि आज भी मैं अपने दोस्त से मिलने गया था और अब वापसी में किसी को बिना बताए आपसे दवा लेने आया हूं। फिर पेशेंट ने कहा, इस जुलाब और कब्ज के कारण मैंने तीखा खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। वैसे तो मेरे फैमिली डॉक्टर ने तो सिर्फ स्पाइसी फूड कम करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने तो पूरी तरह से बंद कर दिया है। जब भी कोई सब्जी मेरे सामने लाई जाती है तब मैं सबसे पहले पूछता हूं कि इसमें मिर्च है या नहीं। मैं बेवजह रिस्क लेना ही नहीं चाहता। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर, मेरी बेटी और दामाद की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जमाई ने तो शादी के पहले दिन से ही मेरी बेटी को दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया था। बात इतनी बढ़ गई कि मेरी बेटी मैके आ गई और फिर हम सब ने मिलकर ये सोचा कि इस प्रॉब्लम के लिए क्या करना चाहिए। फाइनली मैंने अपनी बेटी को डिवोर्स लेने के लिए कहा है, लेकिन मेरा दामाद मेरी बेटी को अपने घर में बुलाता रहता है। इस वक्त उनकी शादी को 1 साल ही हुआ है, लेकिन कोई बच्चा नहीं है। इसलिए अगर मेरी बेटी तलाक ले लेती है तो उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। इसी कारण अब मुझे टेंशन है कि इस दौरान कहीं मेरी बेटी मां बन गई तो फिर तो प्रॉब्लम्स और ज्यादा हो जाएगी। इसलिए मैं अपनी बेटी को उसके ससुराल जाने नहीं देता हूं। आखिर वो मेरी बेटी है और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फैसला लेने का मुझे पूरा हक है। मैं यही सोचता हूं कि हाँ, मैं अपनी बेटी को अपने लालची दामाद के साथ नहीं रखना चाहता। इस बात का स्ट्रेस मुझे बहुत थका देता है, क्योंकि मुझे तो ये पता है कि मेरी बेटी भी अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहती है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल अनजान हूं कि मेरा वो लालची दामाद क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऐसे में मैं खुद को यही बात याद दिलाता हूं कि एक पिता होने के नाते मैं उन दोनों के बीच सिर्फ इसलिए आ रहा हूं ताकि मेरा दामाद मेरी बेटी के साथ फिजिकल रिलेशन ना बना सके और मेरी बेटी मां बनने से बच जाए। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर, एक अजीब बात तो ये हो गई है कि बेटी दामाद के मामले में जाने कौन कौन आकर मुझे एडवाइस देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। अब इस दिवाली मेरी वाइफ की बुआ हमारे घर आई और मुझे कहने लगी कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मेरे इस फैसले से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। इस पर मैंने यही कहा कि बुआ जी, आपसे तो मेरी कोई खास जान पहचान नहीं है, आप मेरी बीवी की दूर की रिश्तेदार हैं, तो फिर मुझे ये सब क्यों समझा रही हैं। मुझे अनजान लोगों से अपनी निजी जिंदगी के बारे में कोई बात नहीं करनी। इसलिए मैंने अपनी वाइफ को भी ये कह दिया है कि अगर उसके मैके वाले आते हैं तो वो भले ही उनसे बात करे या उन्हें घर बुलाए, लेकिन मुझे ऐसे अजनबियों से बात करना और उनके साथ कोई त्यौहार मनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक तो हमारे बारे में कुछ मालूम नहीं है, चले आते हैं सलाह देने। इसलिए मुझे सिर्फ परिचित लोगों की संगत ही अच्छी लगती है। फाइनली पेशेंट बोला, डॉक्टर, मुझे अपनी ये बीमारी बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे तो बस इससे छुटकारा चाहिए। एक तरफ लूज मोशन तो दूसरी तरफ कब्ज। बीमार होना भी कोई अच्छी बात है क्या? छह। तो इस केस में पेशेंट का डॉक्टर के केबिन में आने पर आसपास देखना और आहिस्ते से अपनी तकलीफ बयान करने का मतलब है कि पेशेंट अपनी प्रॉब्लम्स को एक राज रखना चाहता है। इसलिए पेशेंट ने अपने करीबी लोगों को यह बात नहीं बताई है कि वो इलाज के लिए डॉक्टर के पास जा रहा है। इसके अलावा पेशेंट ये भी चाहता है कि जो भी बातें उसने बताई हैं वो सिर्फ उसके और डॉक्टर के बीच ही रहें। इसलिए ये रूब्रिक है सीक्रेटिव। वेइंग स्केल में वजन की रीडिंग पहले से ज्यादा नजर आने के बावजूद भी पेशेंट को यह लगता है कि वो बहुत पतला हो गया है। इसलिए यह रूब्रिक है डिल्यूजन्स बॉडी इज थिन। आईबीएस के लिए पेशेंट के फैमिली डॉक्टर ने सिर्फ स्पाइसी फूड कम करने के लिए कहा है, लेकिन पेशेंट ने तीखा खाना पूरी तरह बंद कर दिया है क्योंकि वो अपनी हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए यह रूब्रिक है कॉशियस। पेशेंट ने बताया कि एक पिता होने के नाते उसने ये डिसीजन लिया है कि उसकी बेटी को डिवोर्स ले लेना चाहिए। इसे मेटाफोरिकली समझें तो पेशेंट एक सीट ऑफ पोजीशन ऑक्यूपाई करता है और इसलिए वो अपनी बेटी के लिए फैसले ले रहा है, तो ये चेयर है। अब पेशेंट ये नहीं चाहता है कि बेटी और जमाई के बीच सेक्सुअल रिलेशंस बने, यानी वो नहीं चाहता है कि ये दोनों हम बिस्तर हों। इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में टू गो टू बेड या बी इन बेड जैसे फ्रेजेस यूज किए जाते हैं, क्योंकि बेड सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करने की जगह होती है।
इसलिए पेशेंट बेटी और दामाद दोनों के बीच एक रुकावट बनकर खड़ा है और अपने लिए गए फैसले पर अड़ा है। ये बात पेशेंट को थका देती है और जहां एक तरफ उसे अपनी बेटी के दिल की बात मालूम है, वहीं वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसके दामाद के दिमाग में क्या प्लान्स चल रहे हैं। यानी पेशेंट पार्टली अवेयर और पार्टली अनअवेयर है, मतलब हाफ अस्लीप स्टेट में है। इसलिए यह रूब्रिक है, डिल्यूजन्स चेयर वर स्टैंडिंग इन मिडल ऑफ बेड व्हेन हाफ अस्लीप। पेशेंट को अजनबी लोगों से एडवाइस लेना और उनके साथ समय बिताना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए यह रूब्रिक है, कंपनी एवर्जन टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। फाइनली पेशेंट ने अपनी बीमारी को लेकर नेगेटिवली रिएक्ट किया, क्योंकि उसे यह प्रॉब्लम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे मैग्नेट के लाइक पोल्स एक दूसरे को फोर्सफुली रिपेल करते हैं, वैसे ही पेशेंट भी अपनी डिजीज को खुद से दूर ढकेलना चाहता है। इसलिए यह रूब्रिक है, मूड रिपल्सिव। थूजा दवाई डॉक्टर केंट की रेपर्टरी में दिए गए इन पांचों रूब्रिक्स में कॉमन है, तो इनके डिफरेंसेस को समझते हैं। डिल्यूजन्स बॉडी इज थिन। थिन इस शब्द का मतलब है पतला होना, तो ये वर्ड थिक यानी जाड़े या मोटे शब्द का ऑपोजिट है। बॉडी इस शब्द के दो मतलब हैं। पहला, किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर जो उसे डिफाइन करता है। एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी या हेवनली बॉडी। दूसरा, एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट जिसमें कई लोग किसी रिश्ते या मकसद से जुड़े होने के कारण एक साथ रहते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। ये लोग कुछ रूल्स फॉलो करते हैं और इसलिए ये एक पूरा सिस्टम कहलाता है। तो जैसा मैंने एग्जाम्पल 2 में एक्सप्लेन किया था, पेशेंट का बॉडी वेट पहले से ज्यादा होने के बावजूद उसे यह गलतफहमी है कि उसका वजन और एनर्जी लेवल्स दोनों पहले के मुकाबले में कम है। तो यहाँ पेशेंट की एबिलिटी जो पहले ज्यादा थी अब कम हो गई है। मतलब पेशेंट पास्ट की थिक वाली स्टेट से आज थिन वाली कंडीशन में आ गया है। इसलिए यह रूब्रिक है, डिल्यूजन्स बॉडी इज थिन। डिल्यूजन्स डिमिनिश्ड इज टू थिन। डिमिनिश या डिमिनिश्ड इस शब्द का मतलब है किसी चीज के शेप, फंक्शन या कैपेसिटी में नजर आने वाली कमी या कटौती। जब टोटल में से कोई अमाउंट कम हो जाता है तब उसके लिए डिमिनिश वर्ड यूज किया जाता है और इसलिए ये एक अनडिजायरेबल इफेक्ट होता है। जैसे अगर पेशेंट पहले 4 रोटियां खाता था लेकिन अब वो सिर्फ 1 रोटी खा पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका एपेटाइट डिमिनिश हो गया है और अब पेशेंट में 4 रोटियां खाने की क्षमता नहीं रही। 2 इस शब्द का मतलब है एक्सेसिव यानी हद से ज्यादा। नॉर्मल या एक्सेप्टेबल लिमिट्स से अधिक होना एक बुरी बात होती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही पतला हो गया हूं और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वजन इतना कम हो गया है कि मेरे काम करने की क्षमता पर भी उसका काफी असर पड़ रहा है। तो यहां पेशेंट को अपनी बॉडी के साइज और एनर्जी दोनों में नोटिसेबल रिडक्शन नजर आ रहा है और ये रिडक्शन पेशेंट के अनुसार जरूरत से ज्यादा होने के कारण बुरा है। डिल्यूजन्स ऑफ इमैसिएशन। इमैशिएट या इमैसिएशन इस शब्द का मतलब है भुखमरी या बीमारी के कारण एबनॉर्मल यानी असामान्य रूप से दुबला होना या शरीर से बहुत ज्यादा मांस और वजन का कम हो जाना। अगर इसे मेडिकली समझें तो जब शरीर में रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत से ज़्यादा कमी हो जाती है तब पेशेंट का वजन या बॉडी मास ग्रेजुअली कम होने लगता है। इसी तरह इस रूब्रिक में थूजा पेशेंट को मेटाफोरिकली ये लगता है कि जो भी फिजिकल या मेंटल क्वालिटी उसमें थी वो ग्रेजुअली और कंटिन्यूसली इस हद तक कम हो गई है कि अब उसके लिए सर्वाइव या मैनेज कर पाना मुश्किल हो गया है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर बीमारी के कारण दिन ब दिन मेरा वजन इतना कम हो गया है कि अब मुझे कमजोरी भी महसूस होने लगी है जो पहले महसूस नहीं होती थी। इसलिए अब मेरे लिए पहले की तरह काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है।
तो यहाँ पेशेंट के अनुसार डेली बेसिस पर यानी हर दिन पेशेंट वेट लूज कर रहा है। ये लॉस इस हद तक पहुंच गया है कि अब पेशेंट को वीकनेस भी महसूस होने लगी है और वो काम भी आसानी से नहीं कर पा रहा है। डिल्यूजन्स बॉडी इज ब्रिटल। ब्रिटल इस शब्द के दो मतलब हैं। पहला, हार्ड होते हुए भी इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी या टफनेस ना होने के कारण आसानी से टूट जाने की टेंडेंसी। ब्रिटल ऑब्जेक्ट्स को क्रैक करना या ब्रेक करना काफी इजी होता है। दूसरा, ऐसा बिहेवियर जिसमें वार्मथ यानी अपनापन और जेनरोसिटी मौजूद नहीं है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरी फैमिली में लोगों के बीच कोई खास अपनापन नहीं है। भले ही बाहर से देखने पर यही लगेगा कि हम लोग एक साथ हैं और हमारा रिश्ता कितना मजबूत है, लेकिन सच तो ये है कि हमारा एक दूसरे पर भरोसा इतना कमज़ोर है कि कोई भी बाहर वाला व्यक्ति हमारे बीच गलतफहमियां क्रिएट कर सकता है। कोई भी आकर कुछ भी कह देता है और मेरे परिवार वाले उस समय मिलजुल कर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय उस पराये आदमी की बातों को सच मानकर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसे देखकर मुझे यही लगता है कि मेरी फैमिली में कोई भी आसानी से दरार डालकर हमें तोड़ सकता है और अलग कर सकता है। तो यहाँ पेशेंट के अनुसार भले ही एक्सटर्नली उसकी फैमिली बहुत स्ट्रांग और यूनाइटेड नजर आए, लेकिन इंटरनली उनके आपसी रिश्ते बहुत कमजोर हैं। जब रिश्तों में प्यार और भरोसा होगा तभी तो पूरा परिवार मजबूत बनेगा। लेकिन जब बंधन इतने कमजोर हों तब कोई भी एक्सटर्नल एजेंट, चाहे वो स्ट्रांग हो या वीक, पेशेंट की फैमिली को आसानी से डैमेज कर सकता है। डिल्यूजन्स दैट शी इज मेड ऑफ ग्लास। ग्लास इस शब्द का मतलब है कांच, जिसमें दो फीचर्स होते हैं। पहला, ग्लास एक हार्ड लेकिन ब्रिटल सब्सटेंस होता है, इसलिए उसे संभाल कर यूज करना पड़ता है, वरना हाथ से छूटने पर कांच आसानी से टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। दूसरा, ग्लास एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं किसी से हाथ भी नहीं मिलाता क्योंकि सख्त हैंडशेक से मेरा हाथ डैमेज हो जाएगा, इसलिए मैं अपने हाथ जोड़कर लोगों को नमस्ते करता हूं। मैं फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स नहीं खेलता क्योंकि बॉल को किक करते ही मेरा पैर दर्द करने लगेगा। जब पेशेंट से पूछा गया कि क्या उसने ये सब एक्सपीरियंस किया था, तब पेशेंट बोला, नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं ये सब काम नहीं कर सकता। मुझे यही लगता है कि ऐसी एक्टिविटीज मेरे बस की बात नहीं है। कोई भी मामूली चीज मुझे बड़ी आसानी से अफेक्ट कर सकती है। मेरी फीलिंग्स को हर्ट करना भी बहुत आसान है। कुछ भी बुरा बोल दो और मैं अफेक्ट हो जाऊंगा। अगर मैं कोई बात सीक्रेट रखना चाहूं भी तो लोगों को बड़ी आसानी से पता चल जाता है। अब यहां पेशेंट को अपने आप ये गलतफहमी हो गई है कि वो खुद किसी भी तरह के हार्ड और हार्श एक्सपीरियंस टॉलरेट नहीं कर पाएगा, मतलब वो खुद कांच का बना हुआ है। पेशेंट ने बिना हाथ मिलाए और बिना फुटबॉल खेले ही ये बात मान लिया है कि ऐसा करने से उसे तकलीफ होने वाली है। पेशेंट के अनुसार उसे इमोशनली हर्ट करना भी बहुत आसान है, यानी वो मेंटली भी बहुत ओवर सेंसिटिव है। इसी तरह कांच की बोतल में मौजूद चीज को लोग आसानी से पहचान जाते हैं, इसलिए पेशेंट को यह लगता है कि उसके राज भी इजीली रिवील हो जाते हैं, यानी उसके मन की बात लोगों को आसानी से नजर आ जाती है। यह भी ग्लास वाली फीलिंग दर्शाता है। तो ये 5 रूब्रिक्स थूजा पेशेंट की थिन फीलिंग से लेकर उसकी ग्लास वाली सेंसेशन को एक्सप्रेस करते हैं। जहां डिल्यूजन्स बॉडी इज थिन में पेशेंट को उसका शरीर सिर्फ पतला नजर आता है, वहीं डिल्यूजन्स डिमिनिश्ड इज टू थिन में पेशेंट को यह लगता है कि वो बहुत ज्यादा दुबला हो गया है और उसकी एफिशिएंसी भी कम हो गई है। लेकिन डिल्यूजन्स ऑफ इमैसिएशन में दिन प्रतिदिन होने वाले पतलेपन और कमजोरी के कारण जब पेशेंट के काम करने की एफिशिएंसी कम होने लगती है, तब पेशेंट के लिए सरवाइव कर पाना एक प्रॉब्लम बन जाता है। डिल्यूजन्स बॉडी इज ब्रिटल में
पेशेंट अपने पर्सनल और इंटरपर्सनल दोनों सिचुएशंस में लैक ऑफ स्ट्रेंथ और वार्मथ के कारण ये महसूस करता है कि कोई भी आसानी से पेशेंट की फैमिली या बॉडी को तोड़कर नुकसान पहुंचा सकता है। फाइनली, डिल्यूजन्स दैट शी इज मेड ऑफ ग्लास में पेशेंट को यह लगता है कि अब वो खुद इतना वल्नरेबल हो गया है कि कोई भी इवेंट उसे बड़ी आसानी से नेगेटिवली और एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। पेशेंट को इंजरी का पास्ट एक्सपीरियंस न होने के बावजूद भी हर चीज से नुकसान का खतरा महसूस होता है और इसलिए वो ऐसे इवेंट्स को अवॉइड करता है। साथ ही पेशेंट को यह भी लगता है कि लोगों को उसके सीक्रेट्स के बारे में भी आसानी से पता चल जाता है। याद रहे, ये सारे रूब्रिक्स पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन यानी वर्तमान स्थिति को दर्शाते हैं। सो टू समराइज, थूजा पेशेंट में मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स वैक्सीनेशन के बाद शुरू होते हैं। ये पेशेंट अक्सर अपने रिजिड माइंडसेट के कारण हर काम एक स्पेसिफिक तरीके से ही करता है और उसका हर बात को लेकर एक फिक्स्ड व्यू होता है जिसे चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। पेशेंट का ये रिजिड बिहेवियर किसी रिलीजन, फिल्म स्टार या पॉलिटिकल पार्टी के प्रति अंधभक्ति की हद तक होता है। इसलिए पेशेंट अपोजिंग व्यूज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और अपने खिलाफ बोलने वाले लोगों का विरोध करते समय बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। लोगों पर अपनी सोच को थोपना पेशेंट को जंग लड़ने जैसा महसूस होता है। ये साइकोटिक फिक्सिटी इतनी सिवियर होती है कि पेशेंट अपने खिलाफ बोलने वाले लोगों को मृत मानने लगता है, जैसे कि वो लोग पेशेंट के लिए मर चुके हैं। बीमार होने पर भी पेशेंट को यही लगता है जैसे वो डिजीज से लड़ाई लड़ रहा है। जब पेशेंट बीमारी से लड़ नहीं पाता है तब वो खुद को इतना कमजोर महसूस करने लगता है मानो हल्की सी चोट भी उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अब उसे ये चिंता सताती है कि लोग उसके इस बदले हुए रूप के बारे में क्या कमेंट्स पास करेंगे। इसलिए वो लोगों को पूरी तरह से अवॉइड करने के लिए उनके सामने आने से बचता है, लोगों को देखकर भी अनदेखा कर देता है या फिर लोगों को देखते ही उन्हें पीठ दिखाकर दूसरे रास्ते से चला जाता है। फाइनली, जब पेशेंट पूरी तरह से निराश और हताश हो जाता है तब उसकी इनर स्ट्रेंथ टूटने पर वो रोने लगता है। एलिमेंट्स फ्रॉम वैक्सीनेशन: फैनेटिसिज्म, रेज फ्यूरी फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, delusions sees dead persons, delusions being at war, delusions that she is made of glass, fear of opinion of others, company aversion to, avoids the sight of people, and weeping tearful mood from despair. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूब्रिक्स और इनमें मौजूद थूजा ऑक्सीडेंटालिस दवाई समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।